आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। कल आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी है, पॉलिसी अनाउंसमेंट, कमेंट्री, ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी बाजार के लिए। उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस आपको देखने को मिल रही है, थोड़े प्रेशर में है मार्केट्स। निफ्टी 19,500 के नीचे कारोबार कर रहा है 75 अंकों की कमजोरी के साथ। अब एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी का हाल, वहां भी दबाव बना हुआ है। 300 से 400 अंकों की गिरावट हम देख रहे थे। सेंसेक्स 300 अंक नीचे आज के कारोबार में। बैंक निफ्टी भी लगभग 318 अंक नीचे। दिन के दौरान तो 400 अंक तो ही कमजोरी हमने आज के सेशन में देखी है। मिड कैप्स हालांकि अगर आप देखेंगे तो फ्रंट लाइन इंडाइसिस के मुकाबले मिड कैप्स में भी थोड़ा दबाव तो जरूर है, लेकिन कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक के मुकाबले थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर कम है, क्योंकि फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बायस ही देखने को मिल रहा है और डेज 2 से थोड़े रिकवर भी हुए हैं मिड कैप्स। एक बार लेकर आते हैं मार्केट ब्रेथ, जो कि आपको पॉजिटिव दिखेगी स्लाइटली। 1500 स्टॉक्स करीब जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1340 स्टॉक जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब देखते हैं एशियन मार्केट्स, क्योंकि एशियन मार्केट्स के भी क्यूज इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूएस सीपीआई डेटा आना है, उससे ठीक पहले क्या हाल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो भी नजर डाल लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत कैसी हुई है, तो यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत बेहतर हुई है। डैक्स, फुटसी, कैक तीनों ही बाजार आधा से 1% की मजबूती के साथ खुले हैं। तो एशियन मार्केट्स की ओपनिंग बेटर दिख रही है। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड है, निक्केई शंघाई नीचे है, बाकी मार्केट्स ऊपर है। शंघाई में ½ % की गिरावट, निक्केई में ½ % गिरावट है, बाकी मार्केट्स आपको फ्लैट या फिर पॉजिटिव दिखेंगे, जिसमें कॉस्पी 1.25% की मजबूती दिखा रहा है। तो मिक्स्ड क्यूज आपको दिखाई देंगे एशियन मार्केट्स में। अमेरिका के फ्यूचर्स देखते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट हैं। डॉ फ्यूचर्स 2 अंक नीचे है, नेस्डैक का फ्यूचर 36 अंक ऊपर है। तो नेस्डैक के फ्यूचर में तो फिर भी थोड़ी बहुत खरीदारी है, 1/4% ऊपर है, लेकिन डॉ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए। ऐसे में इन संकेतों के बीच में क्या हुआ है अब तक मार्केट में, बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहली बड़ी बात कि कल क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार थोड़े प्रेशर में दिख रहा है, थोड़ा कॉशियसनेस दिख रहा है मार्केट में। निफ्टी 19,500 के नीचे कर रहा है ट्रेड। निफ्टी बैंक 300 अंकों से ज्यादा नीचे है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है लेकिन बेटर प्लेस्ड है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल्टी, एफएमसीजी ये पॉकेट से जो प्रेशर में है। आईटी, फार्मा, एनर्जी स्टॉक्स यहाँ थोड़ी खरीदारी है। मिड कैप्स में आपको सीमेंट में बाइंग दिखेगी, ऑटो एंड सीरीज चल रहे हैं, सरकारी स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। हमारे साथ है प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए डेटा देखकर क्या सेंस मिल रहा है रिमेनिंग सेशन के लिए? निफ्टी बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहेगा या कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी प्ले कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून। यहाँ पे अगर हम लोग इंडाइसेस की बात करेंगे तो निफ्टी में एक टारगेट्स था जो इंट्राडे में 19,500 एक क्रूशियल लेवल था, वहां पे हम लोग देख रहे हैं उसके नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो जब तक हम लोग 19,500 के नीचे रहेंगे, डाउनसाइड टारगेट्स ऑफ 19,300 डेफिनेटली आपको आते हुए मिलेगा। तो अगर आपको सेल भी करना है, आप अभी भी कर सकते हैं। 19,530 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। उसके नीचे मुझे लगता है आपको 1-2 दिनों में 19,300 आते हुए मिलेगा। बट अग्रेसिवली आपको सेल करना भी है तो आपको टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ टुमारोज पॉलिसी। तो वहां पे कुछ भी टर्न अराउंड एक मार्केट में आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी 44,700 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी है। तो अगर ये उसके ऊपर ट्रेड करता है लेट्स से फॉर 15-20 मिनट्स, देन आप उसमें एक बाय साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 45,000। बट इतना अग्रेसिव वहां पे भी आपको अपसाइड नहीं दिखेगा। तो कल, क्योंकि कल एक इवेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि इमीडिएटली डोंट गो फॉर एनी अग्रेसिव ट्रेड्स। इंट्राडे में रेंज में आपको जैसे भी मिले आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं आपके लिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है शिल्पा? आपकी कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? जी, मेरे पास 2 बाय है, 2 मिड कैप से है। एक है गुजरात गैस। गुजरात गैस मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे 460 पे एक अच्छा सपोर्ट है। और ऑयल एंड गैस पूरा सेक्टर भी आज अच्छे मोमेंटम में है। तो यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 480 से 485 आपको बहुत इजीली मिलेगा। तो गुजरात गैस में आप लॉन्ग ले सकते हैं। आप इसको 480 के कॉल ऑप्शन में, जो रफली अभी 8.5 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया हुआ है। तो आप ये रेंज में भी अभी बाय कर सकते हैं। टारगेट्स ऑफ 14 आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे 6 का रहेगा। ओके, तो ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं खरीदारी के पर्सपेक्टिव से। गुजरात गैस, जहां पर एक तेजी का पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ये ऑप्शंस का डेटा है आपकी स्क्रीन्स पर। चलिए, अब बढ़ेंगे आगे और लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो आपने देखा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉकेट्स आपको काफी दिखाई देंगी जो कि तेजी दिखा रहे हैं। शुरुआत करेंगे फार्मा के साथ, जिसमें ग्लैंड फार्मा एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है। कल 20% के सर्किट पर, आज भी 5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है फार्मा पॉकेट से। इसके अलावा जेबी केमिकल्स 5% ऊपर है।
इंडोको रेमेडीज 6% ऊपर है, वोकहार्ट में 4% की तेजी बनी हुई है। आईटी स्टॉक्स में 63 मूव्स, एकिलिया काले, लेटेंट व्यू, तानला प्लेटफॉर्म्स यहां पर 10% तक के अप मूव। 63 मूव्स, कल की तेजी आज भी कंटिन्यू करते हुए 10% तेज है आज के सेशन में। बैंक स्टॉक्स, इंडियन ओवरसीज बैंक 3.5% ऊपर, सेंट्रल बैंक 1% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1.5% की तेजी। एनबीएफसीज में रेपको होम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, पीईएल, होम फर्स्ट फाइनेंस तेजी में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर 11% तक के मूव है, जिसमें रेपको होम और एमएस फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। सीमेंट में बाइंग, ओरेंज सीमेंट 8.5% ऊपर, जो कि सीमेंट 2.25% ऊपर है। श्री दिग्विजय सीमेंट में 3% का मूव, इंडिया सीमेंट भी 3% ऊपर ट्रेड करते हुए। ऑटो एंड स्टडीज में टॉलब्रस ऑटो, मिंडाकॉप, गैब्रियल तीनों तेजी दिखा रहे हैं। मिंडाकॉप पर तो खबरें भी हैं, 4.5% ऊपर है। टॉलब्रस ऑटो 9.5% ऊपर, गैब्रियल इंडिया में 4.5% की तेजी। एनर्जी स्टॉक्स में एचओईसी, कैस्ट्रॉल, पेट्रोनेट, एमआरपीएल ये तेजी में कर रहे हैं कारोबार और यहाँ पर 8% तक के मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। प्रेशर है रियल्टी में, जिसमें ब्रिगेड, ओबेरॉय, गोदरेज और प्रेस्टीज ये प्रेशर में कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। तो ये है रियल्टी स्टॉक्स का हाल, जहां पर दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। चलिए इस बीच खबर बताते हैं आपको। दरअसल कैबिनेट ने आज जीएसटी बिल में जो बदलाव लिए गए थे उसको अप्रूवल दे दिया है और कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दे गई है। तो यानी जो कसिनो है, हॉर्स रेसिंग है या फिर ऑनलाइन गेमिंग है, उस पर 28% जीएसटी लगाने का जो फैसला जीएसटी काउंसिल ने किया था, काउंसिल ने फैसले को लागू करने के लिए बिल में बदलाव को मंजूरी दे दी है। डेल्टा कॉप यहाँ पर एक्सपर्ट दिखाते हुए और 185 के आसपास ट्रेड कर रहा है 2% की बढ़त के साथ। तो गेमिंग पर जीएसटी बिल को अप्रूवल मिल गया है। 1 अक्टूबर से इन बदलावों को लागू करने की कोशिश होगी। तो जो भी जीएसटी मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए थे उसको बेसिकली लागू करने को लेकर ये डिसीजन सामने आते हुए जो कि कैबिनेट आज जीएसटी बिल में बदलाव को मंजूरी दे सकता है। एक्सक्लूसिव सोर्सेज के थ्रू ये खबर मिल रही है। लक्ष्मण हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। लक्ष्मण बताइए और क्या डिटेल्स है? देखिए, दरअसल जीएसटी काउंसिल ने जो कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर फैसला लिया था, उस फैसले को लागू करने से पहले जरूरी यह है कि सीजीएसटी और आईजीएसटी से जुड़े हुए जो एक्ट है उसमें बदलाव किया जाए। अब उस बदलाव के लिए कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है और कैबिनेट ने आज जो मंजूरी दी है उसके मुताबिक जीएसटी काउंसिल की सिफारिश को आधार बनाया है। उस सिफारिश को आधार बनाते हुए सीजीएसटी में एक शेड्यूल 3 में एडिशन किया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा और जिसके तहत इस बात के रास्ते खुल जाएंगे कि कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% आप जीएसटी लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो आईजीएसटी होता है उसमें ही बदलाव किया जाएगा। बदलाव करते हुए ये कहा जाएगा कि अगर कोई देश से बाहर कोई व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग के लिए पैसा भारत में किसी व्यक्ति को भेजता है तो उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। इस तरह की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रावधान आईजीएसटी में किए जाएंगे। अब इन दोनों बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, बिल में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब संसद सत्र चल रहा है, कोशिश ये है कि चालू सत्र में ही इस बिल को पारित करा लिया जाए। हालांकि वक्त काफी कम है, लेकिन तब भी कोशिश यही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसे पारित करा लिया जाएगा और आखिर तक बता दूं कि 11 तारीख को संसद सत्र, जो मानसून सत्र, वो खत्म हो रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 28% जीएसटी लगाने के फैसले को अप्रूवल कैबिनेट देगा और ये एक्सक्लूसिव सोर्सेज के थ्रू खबर यहाँ पर मिलती हुई। डेल्टा कॉप एक रिएक्शन फिलहाल दे रहा है स्टॉक पर। एक शिल्पा का कमेंट भी लेते हैं। शिल्पा, आप एक कमेंट इस रिएक्शन के बाद डेल्टा कॉप पर? डेल्टा कॉप की बात करेंगे तो टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो 180-175 जोन्स पे इसका एक सपोर्ट है। लास्ट टाइम की गिरावट में भी हमने देखा उसी लेवल से एक अच्छा पुल बैक आया था फॉर टारगेट्स ऑफ टुवर्ड्स 200 एंड अबव। तो अभी भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा डिक्लाइन मिले तो भी आप 180 जोन्स पे ऐड कीजिए, 175 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे मुझे लगता है कि 200-220 आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी डेल्टा कॉप पर अगर आपने कोई ट्रेड लिया है। लेकिन हम बात करेंगे अर्निंग्स की। हिंडाल्को के नतीजे मिले जुले रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी की आय 2% बढ़ी है, मुनाफे में 58% की गिरावट रही है, लेकिन आंकड़े अनुमान से बेहतर है। मार्जिन घटकर आधे रह गए हैं, लेकिन अनुमान के से बेटर रहे हैं। नतीजों पर और साथ ही आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी सतीश पई हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे Q1 में रियलाइजेशंस कैसे रहे हैं फॉर एल्यूमिनियम और कॉपर बिजनेस, कैसी परफॉर्मेंस रही है रियलाइजेशन फ्रंट पर? देखिए, हमारा Q1 का रिजल्ट Q4 के मुताबिक सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट था। अगर आप एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमी तो 6% कम हुआ, पर हमारा कॉस्ट भी 2% कम हुआ था Q4 के मुताबिक। इसलिए
एल्यूमिनियम के जो एबिटा पर टन था वो अभी भी $700 के ऊपर ही रहा। अगर कॉपर को आप देखें, कॉपर हमारा शटडाउन था, पर कॉपर मार्केट इतना स्ट्रांग था कि हम लोग ने कैथोड को जापान से इंपोर्ट करके कन्वर्ट किया था, इसलिए कॉपर सेल्स 118 केटी में वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स था। इसलिए कॉपर का भी अगर आप एबिटा देखें 531 करोड़। सो बोथ एल्यूमिनियम और कॉपर का परफॉर्मेंस सीक्वेंशियली Q1 Q4 के मुताबिक बढ़िया था। ओके अच्छा, एक चीज और, अगर हम कॉपर की बात करें तो क्लीन एनर्जी और ईवी डिमांड की वजह से क्या प्राइसिंग और कैपेसिटी एडिशन यहाँ से आगे जाते हुए आप देखते हैं? तो इंडिया में आप जैसे बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक बैटरी, पावर डिमांड, मोटर्स डिमांड, इन सब के लिए कॉपर का तो डिमांड बढ़ने वाला है। तो हिंडाल्को में हम लोग कभी कॉपर कैपेसिटी का एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। तो पहले हम लोग रिसाइकलिंग रूट से कॉपर का कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और इसके अलावा और भी एक हमारे कॉम्पिटिटर ने अनाउंस किया है कि वो स्मेल्टर लगाने वाले हैं। तो मेरी उम्मीद है कि इंडिया में कॉपर का कैपेसिटी तो बढ़ने वाला है, और हम लोग भी अपने तरफ से जितना हम लोग कैपेक्स डाल रहे हैं, हमारा भी कैपेसिटी हम लोग बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज और सतीश जी, अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो आपका डेट 5,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है। क्या ये वर्किंग कैपिटल की वजह से बढ़ा है या कोई केपेक्स आपने क्या है एग्जैक्टली, इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं, ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि Q1 Q4 के बाद थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज्यादा ब्लॉक हो जाता है, और हमारे इंडिया बिजनेस में वो कॉपर जो हम लोग ने इंपोर्ट किया उसके लिए वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हुआ था। हमारा लॉन्ग टर्म डेट हम लोग एक भी रुपया या एक भी डॉलर बढ़ाया नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो नोवेलिस या फिर डोमेस्टिक केपेक्स प्लान्स हैं आपके, वो ऑन ट्रैक हैं या फिर कोई डिले है 2-3 महीने के आसपास? तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स थी क्योंकि नोवेलिस का जो हम लोग ने 2.5 बिलियन का जो बे मिनट का प्रोजेक्ट काफी माने चल रहा है, अबाउट 2-3 महीना डिले हो सकता है, पर मोर और लेस ऑन ट्रैक है। और इंडिया का भी जो प्रोजेक्ट्स है हम लोग रेगुलरली रिव्यू करते हैं, वो लोग सब अब टाइम पे चल रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि ये अगले 2 साल में ऑर्गेनिकली बोथ नोवेलिस और हिंडाल्को में जो डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके अच्छा, ये एल्यूमिनियम की डिमांड कैसी है ऑटो या फिर कैन सेगमेंट से, क्या आउटलुक है यहाँ पर? तो देखिए, ऑटो हमारे लिए Q1 रिकॉर्ड क्वार्टर था, 200 KT ऑटो शिपमेंट्स हुआ, और हम लोग के इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफी बुलिश है, और हमारा जो प्रोजेक्शन है कि 11% CAGR से ऑटो शीट का डिमांड बढ़ेगा। तो ऑटो पे हम लोग काफी बुलिश हैं। कैन में कुछ लास्ट 2-3 क्वार्टर से डीस्टॉकिंग जो चल रहा है, हमने कहा है कि इस Q1 में ये डीस्टॉकिंग मेजॉरिटी 90% खत्म हो गया है, और अभी वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू होगा Q2 से। तो जो मॉडरेशन हुआ था वो कैन में था, वो डिस्टॉकिंग के लिए, बट ऑटो एरोस्पेस में डिमांड काफी स्ट्रांग है। चलिए, शुक्रिया आपका सतीश जी, अपने अर्निंग्स पर राय देने के लिए, बताने के लिए कैसे रहे हैं नंबर्स, आगे का आउटलुक डिमांड पर्सपेक्टिव से कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। स्टॉक में एक रिएक्शन आते हुए, और फिलहाल स्टॉक 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा वॉलेटाइल जरूर था, लेकिन अब थोड़ा सा एक रिएक्शन स्टॉक में आते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन अब बात करेंगे फार्मा कंपनीज की। फार्मा स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक फार्मा रेगुलेटर NPPA की तरफ से दर्ज ओवर प्राइसिंग के मामले के निपटारे के लिए सरकार एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर सकती है। स्कीम से 5 से 6 हज़ार रिकवरी की उम्मीद है। खबर पर और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक, बताइए क्या डिटेल्स? देखिए, ओवर प्राइसिंग यानी ज्यादा दाम वसूलने के मामले में फंसे जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए सरकार एक एमनेस्टी स्कीम ला सकती है, जिसमें NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है, ड्रग रेगुलेटर है, उसकी तरफ से तमाम दवाई कंपनियों पर
ओवर प्राइसिंग के लिए मामले दर्ज किए गए थे और उन तमाम अमाउंट्स को रिकवर भी करना था, जिसके साथ ब्याज और पेनल्टी मिला के ये रकम करीब 13,500 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। इसको लेकर फार्मा कंपनियों ने भी काफी सरकार के पास अप्रोच किया था और जो हमें जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर सरकार एक एमनेस्टी स्कीम ला सकती है, जिसमें ब्याज और पेनल्टी माफ किया जा सकता है, जिससे कि ये जितनी भी फार्मा कंपनियों के ऊपर ओवर चार्जिंग को लेकर ये मामले बने हैं, करीब इसमें देखें तो करीब 2200 से ज्यादा मामले हैं जिनमें इतना अमाउंट बकाया है। तो कुल मिलाकर सरकार यही कर सकती है कि जो भी ब्याज और पेनल्टी को लेकर माफी के लिए एक एमनेस्टी स्कीम ला सकती है और इसके जरिए जितने भी ये पुराने मामले हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसमें सरकार को उम्मीद है कि करीब 5 से 6,000 करोड़ रुपए उनको मिल जाएंगे। तो ये जो मामले काफी लंबे समय से पेंडिंग थे और जिसमें रिकवरी भी नहीं हो रही थी, अगर एमनेस्टी स्कीम सरकार लाती है तो जाहिर सी बात है सरकार के पास 5 से 6,000 करोड़ रुपए आ भी सकते हैं। तो ये स्कीम का ऐलान जल्द हो सकता है। ओके, शुक्रिया आलोक आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो एमनेस्टी स्कीम का ऐलान जल्द हो सकता है, कंपनी को तो फायदा मिलेगा ही, सरकार को भी कुछ रिकवरी होने की उम्मीद है। चलिए रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर क्लाइंट भवन का एक अपडेट आप लेकर आएंगे, तो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बात करें क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल और साथ ही राजन शाह के बीच में मुकाबला हो रहा है। पहले लेकर आते हैं पोर्टफोलियो के अपडेट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक नया ट्रेड, अरुण कुमार मंत्री ने ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। 345 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। 296 का स्टॉप लॉस, 306 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। ब्रिजेश एल ने शैलेट होटल से प्रॉफिट्स बुक किए हैं 501 पर, 501 पर निकले हैं ये। टारगेट हालांकि इनका 505 का था, 483 का स्टॉप लॉस इन्होंने रिकमेंड किया था। अब लेकर आते हैं रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। हालांकि अब तक के पोर्टफोलियो में जो रिटर्न्स आ रहे थे तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से वो पॉजिटिव ही थे। फिलहाल की स्थिति अगर आपके सामने लेकर आए तो ब्रिजेश एल दूसरे पायदान पर 11% के रिटर्न के साथ, अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 14.5% के रिटर्न्स के साथ पहले पायदान पर है और राजन शाह का पोर्टफोलियो 4.5% के रिटर्न्स दे रहा है। ये तो रहा अपडेट जहां पर तीनों ही खिलाड़ियां पॉजिटिव रिटर्न्स लेंड कर रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ वेंकटरमन नारायणन से, और प्रेसिडेंट और सीईओ भी मौजूद रहेंगे राजीव शाह। साथ ही हमारे साथ होंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित मेहता। एक छोटे से ब्रेक के बाद